नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा वाक्यांश ऐसा है नीचे दिए कथनों में जो व्यापक मूल्यांकन को इंगित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन या संज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो यहाँ पे देखेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र अलग कर दिया है, तो यहाँ भी इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सभी विषयों का मूल्यांकन, अगर सभी विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा तो यानी कि इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरेटिकल बातों पर ध्यान दिया गया है, तो इसलिए हम इसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे। समस्त पाठ्यक्रम का ये सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक आधारित है, इसलिए हम तीनों का अलग अलग रीजन होने के कारण इन सभी को नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारा एक ही ऑप्शन में दे दिया गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, भावनात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। इन तीनों का मूल्यांकन हमारे एक ही ऑप्शन में समाहित कर दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर होगा। अगर किसी बालक का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है तो उसके अंतर्गत संज्ञानात्मक मूल्यांकन, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक मूल्यांकन, तीनों प्रकार के मूल्यांकन हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक शिक्षक बच्चों के बीच, तो दोस्तों बता दें आपको कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस जरूर यहाँ एक बार कर लें, तो जिससे आपको कुछ मजबूती मिल जाएगी आपके पढ़ाई में। तो एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? अनुभव के आधार पर शिक्षा देकर, रुचि और जरूरतों का विकास और स्वतंत्रता देकर। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के जितने तत्व थे उन सभी के बारे में बता दिया था। तो इसमें तीनों हमारे राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा उपरोक्त सभी। किसी भी बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसको सबसे पहले स्वतंत्रता देना है। अगर बच्चा आपके घर में छोटा बच्चा है, अगर वो कलर लेकर के पेंटिंग कर रहा है तो उसको स्वतंत्र रूप से पेंटिंग करने दीजिए, चाहे वो दीवार पे करे, चाहे वो पेज पे करे, चाहे कहीं करे, उसे कुछ देर तक करने दीजिए। अब वो स्वतंत्र रूप से करेगा तो उसको उसके अंदर क्या है कि रुचि होगी और उसकी ज़रूरत जो होगी अपने ज़रूरत के हिसाब से उसमें रुचि लेगा। अगर उसको पेंटिंग में रुचि है तो उसकी ज़रूरत है कि उसको रुचि लेने की ज़रूरत है उसके पेंटिंग कला में। अनुभव के आधार पर शिक्षा, तो अनुभव के आधार पर आप उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। जीन पियाजे के अनुसार, अगर जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे तो काफ़ी कन्फर्म हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता का सक्रिय पहलू है, तो संक्रियात्मक बौद्धिकता यहाँ पे बुद्धि का सक्रिय पहलू है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे रचना, मनोवृत्ति, बुद्धि, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बुद्धि। जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता बुद्धि का सक्रिय पहलू है। आगे प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1948 में लेव वाइगोस्की कहते हैं, बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर और बाद में किस स्तर पर दिखाई देता है? तो यहाँ पे देखेंगे शारीरिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर या उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पे जो लेव वाइगोस्की हैं 1978 में इन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर दो प्रकार की विकास होती हैं। सांस्कृतिक विकास में देखा जाए तो प्रत्येक कार्य दो बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर दिखाई देता है और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक स्तर और व्यक्तिगत स्तर। आईक्यू के सूत्र में यम ए का अर्थ क्या है? आईक्यू आईक्यू इज इक्वल टू होता है यम ए अपान सी ए इज इक्वल टू 100। तो आईक्यू निकालना हुआ तो मेंटल एज जो हमारी मानसिक आयु होती है, जिसे हम बोलते हैं मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है आईक्यू का सूत्र। तो यहाँ पे जो एम का मतलब होता है मेंटल एज से संबंधित है, मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है? लंबाई मापदंड है, वजन भी है, दांतों का निकलना भी है, जबकि सीखना यहाँ पे विकास के मापने के लिए मापदंड नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण, लड़कों और लड़कियों के लिए असमान वातावरण, लड़कों के लिए विशेष वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लैंगिक अंतर को, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कक्षा में लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण होना चाहिए। आगे प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत क्या है? तो विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं जब तक कि बच्चा 2 वर्ष का ना हो। तो ये 2 वर्ष का ना हो इसका कोई मतलब नहीं है। भाषा और विचार सहज प्रस्ताव हैं, भाषा और विचार सहज प्रस्ताव हैं। विचार भाषा निर्धारित करती है और भाषा विचार को निर्धारित करती है। तो यहाँ पे देखेंगे भाषा जो है वो विचारों को निर्धारित नहीं करती है, क्योंकि विचार जो है वो भाषा को निर्धारित करते हैं। जैसे मतलब क्या हुआ, तो आपके अंदर जो विचार आए हैं उसी विचार को आप भाषा के रूप में किसी के सामने प्रकट करेंगे, तो विचार ही आप
अपने जो आपके अंदर के विचार होंगे उसको बाहर निकालने का प्रक्रिया है जो होगा वो भाषा के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। विचार भाषा निर्धारित करती है, यही सही होगा हमारा। जो विचार हमारे अंदर होते हैं वही डिपेंड करते हैं कि हमें क्या बोलना है, हमें किसके सामने कैसे बात करना है, तो वो भाषा के अकॉर्डिंग हमारे विचार निकल जाते हैं। भाषा और विचार सहज प्रस्ताव है, यह भी हटा दीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। विचारों के अनुसार ही हमारी भाषा निर्धारित होती है। एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यह किसके सिद्धांत के तहत आता है? तो यहाँ पे देखिए, जो एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। जैसे मान लीजिए छोटी कोशिका से मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए गर्भ में है, अभी वो पैदा नहीं हुआ है, उसके गर्भ से ही उसका विकास क्या होता है, निरंतर स्टार्ट हो जाता है। गर्भ से ही मानव का शिशु का विकास स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु पर्यंत जो विकास होता है वो चलता रहता है। और वृद्धि क्या होती है, एक सीमित समय तक रुक जाती है। तो इसमें निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मन के परिरक्षक कारक को क्या नाम दिया गया है? पुनः स्मरण, पहचानना, धारण, इनमें से कोई नहीं। तो मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है। तो मन के परिरक्षक कारक को यहाँ पे धारण नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। की भावना पहचान का सार है? अंतरंगता, निकटता, खुशी या लगाव? तो अंतरंगता की भावना जो होती है वह पहचान का एक सार होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अपने उद्देश्य में विफल रहता है, डैश करके है, अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं है। तो स्मृति, विचार, धारणा, इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति यहाँ पे अपने उद्देश्य में विफल रहता है यदि यह पिछले अनुभव के प्रजनन को पहचानने में सक्षम नहीं होता। अगर जो स्मृति होती है अपने उद्देश्य में तब तक विफल रहेगा जब तक वह जो पुरानी उसके पिछले अनुभव है उसको याद करने में सक्षम नहीं होता। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है, किसने किया है? वाटसन, वुंट, पियाजे, बार्लेट। राइट आंसर होगा बार्लेट। यहाँ पे याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया है बार्लेट ने। शब्दों की ध्वनि में कोडित है, शब्दों की ध्वनि में क्या कोडित है? विजुअल स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक, संवेदी स्मृति। तो शब्दों की ध्वनि में अल्पकालिक स्मृति होती है। आगे देखेंगे। टीओटी, टिप ऑफ द टंग की घटना विस्मरण के सिद्धांत से जुड़ी है जिसमें आधार है पूर्वव्यापी अवरोध, ट्रेस परिवर्तन, पुनर्प्राप्ति विफलता, अभ्यास अवरोध। तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्प्राप्ति विफलता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीओटी की घटना है विस्मरण के सिद्धांत से जुड़ी है जिसमें किसका आधार है? तो पुनर्प्राप्ति विफलता का आधार है। कि इसके तहत अगर जो ऑप्शन देखा जाए तो पुनर्प्राप्ति जो होती है यानी कि स्मरण करने की क्षमता जो होती है वो विफल हो जाती है। इसके अंतर्गत वो किसी भी बात को स्मरण नहीं कर पाते, पुनः किसी बात को स्मरण नहीं होता इसमें टीओटी की घटना में। तो विस्मरण के सिद्धांत से जुड़ी हुई, अभी पूछा जा सकता है टीओटी किससे जुड़ी हुई है? तो यह विस्मरण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए, कुछ अन्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ पीछे की ओर काम करता है। बी देखते हैं। किसी अन्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ आगे काम करता है। वर्तमान पूर्व अधिगम में हस्तक्षेप करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे किसी अन्य को, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। किसी अन्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ आगे काम करता है, यह अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ है। अभ्यास अवरोध का किसी अन्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ आगे का काम करता है। एसटीएम उद्दीपन को कहाँ तक नियंत्रित रख सकते हैं? 30 से 40 सेकंड, 40 से 60 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 5 से 20 सेकंड। राइट आंसर होगा 5 से 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। स्मृति के अधिकांश सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सूचना एकत्र करने वाले मॉडल, सूचना खोज मॉडल, सूचना प्रसंस्करण मॉडल, सूचना एकत्रित मॉडल। राइट आंसर होगा सूचना प्रसंस्करण मॉडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अल्पकालिक मेमोरी में क्या कोडित किया जाता है? पूर्वव्यापी अवरोध, अग्र सक्रिय अवरोध, शब्दों की ध्वनि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्पकालिक मेमोरी में शब्दों की ध्वनि कोडित किया जाता है। हमने पीछे भी इस क्वेश्चन को देख लिया। विस्मरण की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक होगा। तो विस्मरण की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक क्या होगा? तो जीवंतता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। व्यापकता देंगे तो इसमें विस्मरण की गति को प्रभावित नहीं करेगा, खुलापन ये भी नहीं करेगा, अधिगम भी नहीं करेगा। तो जो जीवंतता है यह विस्मरण की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। अगला देखते हैं। अनुमान अवधारणा का एक उदाहरण दें। तो अनुमान अवधारणा का उदाहरण है जेब्रा। आप देख सकते हैं पीछे जाके।
तो जेब्रा यहाँ पे अनुमान अवधारणा का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। हस्तक्षेप करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण कारक हैं जो या भूलने को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या होगा? पुनः स्मरण, पहचान, अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अवधारणा या भूलने को प्रभावित करते हैं। हस्तक्षेप करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण कारक हैं जो अवधारणा या भूलने को प्रभावित करते हैं। हस्तक्षेप की प्रक्रिया में या तो पुराना अनुभव धारण में बाधा डालता है या नया पुराना को मिटाता है, या जो नया है वह पुराना को मिटाता है। तो नया पुराना, नया पुराना पुराना, तो यहाँ पे देखेंगे नया पुराना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हस्तक्षेप की प्रक्रिया में या तो पुराना जो अनुभव है वो धारण में बाधा डालता है, या तो नया जो है वो पुराने को मिटा देता है। अवरोधों में से एक अवरोध है, तो अवरोधों में से एक पूर्वव्यापी, पार्श्व, सममित, अतिरिक्त, सक्रिय। तो पूर्वव्यापी अवरोध है, अवरोधों में से एक पूर्वव्यापी अवरोध है। डैश को एक दूसरे पर अलग अलग स्मृति के निशान के ओवरलैपिंग या गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुबंधन, व्यवधान, पुनः स्मरण, विस्मरण। राइट आंसर होगा व्यवधान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो व्यवधान को एक दूसरे पर अलग अलग स्मृति के निशान के ओवरलैपिंग या गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। डैश को पहले सीखी गई सामग्री के अस्थायी या दीर्घकालिक नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो विस्मरण, अनुभूति, स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा विस्मरण, ऑप्शन नंबर ए। विस्मरण को पहले सीखी गई सामग्री के अस्थायी या दीर्घकालिक नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि कोई भी बातें जो सीखी हुई होती हैं उसको लंबे समय के बाद भी भूल जाना जो होता है वह दीर्घकालिक नुकसान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे विस्मरण कहा जाता है। पूर्वव्यापी अवरोध के प्रकारों में से एक है, अन्य प्रकार क्या है? तो इसका अन्य प्रकार क्या है? पूर्वव्यापी अवरोध के प्रकारों में से जो एक है अग्र सक्रिय, पहला ऑप्शन देखेंगे अग्र सक्रिय, दूसरा सम्मित, क्षय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्र सक्रिय। पूर्वव्यापी जो अवरोध है इसके प्रकारों में से अग्र सक्रिय जो है ये अन्य प्रकार का उदाहरण है। डैश के सिद्धांत के अनुसार स्मृति अधिक सममित और कम अपूर्ण धारणाओं में बदल जाती है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेस परिवर्तन का सिद्धांत। स्मृति अधिक सममित और कम अपूर्ण धारणाओं में बदल जाती है, इसे ट्रेस परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, शिक्षक को सबसे वांछनीय कौशल क्या है? छात्रों को पढ़ाते समय तनाव मुक्त रखें, उच्च अधिकारियों को कक्षा की गतिविधियों के बारे में सूचित रखें, शिक्षक का क्या कहते हैं छात्रों को यह समझ में आए, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करें। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो शिक्षक का सबसे वांछनीय कौशल होता है वह छात्रों को पढ़ाते समय तनाव मुक्त रखना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षक क्या कहते हैं छात्रों को यह समझ में आए, वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। बच्चे जब एकदम फ्री रूप से पढ़ेंगे तो उनके मस्तिष्क में बातें समझ में आएंगी और वो समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें रुचि भी आएगी। तो इस प्रकार से बच्चों को फ्री रख के तनाव मुक्त रखें। अगला देखते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण के विभिन्न स्तरों का अनुक्रम है? तो बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। तो यहाँ पे जो क्रम होगा विभिन्न स्तरों का, पहले बालक चिंतन करेगा, उसके बाद चिंतन करके बातों को बोध में, अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में लेकर आएगा, उसके बाद स्मृति है, उसके बाद स्मृति स्तर काम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहले चिंतनशील, फिर बोध, फिर स्मृति स्तर। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो से आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।